Come. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have a seat. Thank you, You are Ayush, right? sir. जी sir. Ayush is also a ministry. You are aware of that? जी. So, what is the role that this ministry plays? Have you gone through the allocation of business of this ministry? जी. What is it? Share with us. सर आयुष का वैसे फुल फॉर्म आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सोवा रिगपास, सिद्धा और होम्योपैथी है. तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करना और उनके रिगार्डिंग जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करना और जो अभी मॉडर्न साइंटिफिक जो प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से उसको वेरीफाई करके सर ये अभी मेन काम है सर. ओके. एंड आपका जो वैकल्पिक विषय है वो गणित है. जी सर. करेक्ट. क्या गणित को हिंदी में सिखाया जा सकता है? जी, गणित को हिंदी में सीख सकते हैं. तो अगर आपने गणित हिंदी में सीखा, मैंने अंग्रेजी में सीखा, तो उन दोनों में क्या अंतर होगा आगे जाके? किसको ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होगी? सर ऐसा देखा जाता है कि मेनली जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है वो इंग्लिश में ही हो रही है. अगर किसी ने गणित को हिंदी में ही पढ़ा है तो जो टर्म्स हैं सर उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है बस उसके थ्रू गो थ्रू करते हैं तो सर आई थिंक दोनों ही इक्वल लेवल पर रहेंगे क्योंकि ये एक लॉजिकल प्रोसेस है. तो रीजनिंग तो दोनों जो है वो हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, रीजनिंग तो सर सेम ही रहेगी. थोड़ा सा लैंग्वेज का बस इश्यू है. ओके. आजकल आप देख रहे हैं सरकार में लैटरल एंट्री हो रही है जी. अधिकारियों की. तो क्या आप इस पहल से सहमत हैं? आप इससे वाकिफ रखते हैं? सर क्योंकि जो जैसे जैसे गवर्नमेंट का रोल जो है फैसिलिटेटर के तौर पर बढ़ रहा है तो स्पेशलाइज्ड रोल्स जो हैं चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो बैंकिंग में हो या फिर एज अ सिविल सर्वेंट की सपोज कोई सिविल इंजीनियर है या फिर कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, तो सर मुझे लगता है कि सर एक अच्छी पहल है. तो इससे आपको ये नहीं लगता कि जो काम पहले 10 साल 15 साल जो अधिकारी ऑलरेडी गवर्नमेंट में है वो कर सकता था, उसको साइडलाइन किया जा रहा है और एक नए बंदे को हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? इससे तो ये तो नया बंदा तो अपना है नहीं, पुराना वाला भी आप खो रहे हैं. तो क्या ये फ्रॉम एचआर पर्सपेक्टिव ये सही बात है? सर इसको सर इस तरीके से अगर ना देखा जाए कि हम तवज्जो किसे दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमारा जो एज अ गवर्नमेंट में जो भी सारे लोग हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनका काम है कि जो भी पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स हैं, जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो बेहतर तरीके से हो पाएँ. तो उसके लिए अगर हमें किसी स्पेशलाइज रोल की ज़रूरत पड़ रही है और कोई भी वहाँ पर कोई भी यंग या फिर कोई भी एक्सपीरियंस बंदा आ रहा है, ऑफिसर आ रहे हैं सर, तो मुझे लगता है कि उसको सर वहाँ पे फ्रेश एनर्जी भी आएगी और काम और बेहतर तरीके से होगा सर. लेकिन कितने सारे तो छोड़ के जा रहे हैं, मतलब 1 आध साल के जी सर, ये भी अनुभव के देखा बाद गया. वो तो जी. छोड़ के जा रहे हैं. तो उससे पर्पस कहाँ सॉल्व हो रहा है? जी. तो इसमें मुझे लगता है थोड़ा और दोनों ही तरफ से जो सरकार जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो भी लोग हैं वहाँ पर सर उनको दोनों लोगों को सर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा और उनका जो एक जगह है उनको देनी पड़ेगी सर. ओके. आयुष, एक बात बताइए, आपने अपने एक्टिविटीज़ में लिखा है, हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में लिखा है राइटिंग मैथमेटिकल पोएट्री. जी ये क्या है? व्हाट इज मैथमेटिकल पोएट्री? सर वैसे तो गणितीय कविता या मैथमेटिकल पोएट्री कविता की कोई स्थापित विधा तो नहीं है, बट सर मैंने जैसे जो संख्याएं हैं, पैटर्न्स हैं, ज्यामिति या त्रिकोणमिति, तो इनको सर हिंदी कविता के साथ इंटीग्रेट किया है और अपनी भावनाओं को सर व्यक्त करने का एक मौलिक माध्यम बनाया सर. ओके. कविताओं में एक होता है छंद, आपको पता है? जी. क्या उसका और गणित का कोई संबंध है? जी सर. क्या सर संबंध? जैसे छंद में हम बात करते हैं, जैसे दोहा छंद या चौपाई की बात करते हैं, तो उसमें सभी जो लाइनें हैं उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं. लघु मात्रा का मान 1 होता है, दीर्घ मात्रा का मान 2 होता है और जो उनका सम टोटल है वो 16 होता है. इसी तरीके से दोहा में सर पहला और तीसरा चरण 11 मात्रा और दूसरा चौथा चरण 13 मात्रा. तो सर इस तरीके से गणित और छंद का सर कनेक्शन है. एज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स,
व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ? सर गणित के हिसाब से एब्सोल्यूट ट्रूथ वो है जो यूनिवर्सली हर एक टाइम में हर एक स्पेस में सर सही हो। वो सर एब्सोल्यूट ट्रूथ है। जैसे अ, जैसे सर अगर जोड़ना को हमने डिफाइन किया, जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक और एक दो होता है, तो अगर एक और एक दो है तो दो और एक तीन होगा ही होगा सर। ये सर एक एब्सोल्यूट ट्रूथ होगा सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी कोई चीज होती है? सर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी सर, यहाँ पे रिलेटिविज्म का मतलब पर्सपेक्टिव और रिलेटिविज्म दोनों होता है, बट सर एब्सोल्यूट ट्रुथ जो मैंने जिस तरीके से कहा वो हमारे पर्सपेक्टिव से कहा है सर। अभी जो जोड़ने का जो मैंने बोला सर, तो हमने पहले से उसे डिफाइन कर रहे हैं कि एक और एक को अगर दो है तो सर जब दो और एक जब होगा तो वो तीन होगा। तो हम सर कई सारे एजम्पशंस ले रहे हैं, कई सारे पैरामीटर्स को पहले डिफाइन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एब्सोल्यूट ट्रुथ बोल रहे हैं सर। अच्छा, रिलेटिव ट्रुथ क्या होता है फिर? सर रिलेटिव ट्रुथ किसी दूसरे के रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर देखें, जैसे फिजिक्स में जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते जी हैं जी। तो सर उसमें ये देख रहे हैं कि हम सापेक्ष चाल, अगर जैसे दो लोग चल रहे हैं, अगर हम रुके हुए हैं तो हमें वो 40 की स्पीड, अगर हम उल्टा दूसरी दिशा में जा रहे हैं तो सर हो सकता है जो सापेक्ष गति थी सर वो बढ़ जाएगी। दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कम हो जाएगी। तो सर वहाँ पे अब मैथ्स आपका ऑप्शनल है। जी कई सारी मैनेजमेंट एग्जाम्स में जैसे आईआईएम्स के कैट वगैरह की एग्जाम ली जाती है। जी क्या आपको लगता है मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को चेक करने का प्रॉपर पैमाना है? सर, इंटेलिजेंस सर कई तरीके की होती है। जो यहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग के थ्रू जो इंटेलिजेंस चेक हो रही है सर, वो मुझे लगता है थोड़ा एनालिटिकल और रीजनिंग जो साइड है हमारा सर वो ही चेक हो पाता है। अगर सोशल इंटेलिजेंस की बात करें या इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो वो सर डेफिनेटली चेक नहीं हो पाता है। तो आपको लगता है कि वो मेथड सही है, इसमें कुछ बदलाव आने चाहिए? सर आईएम्स के एंट्रेंस में सर मुझे लगता है कि एग्जैक्टली मुझे पूरा प्रोसीजर नहीं पता है, बट जहाँ तक मैंने सुना है ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स और आदि, और उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। तो सर चेक करने की कोशिश होती है कि जो भी सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है सर। वेरी गुड। आप सिविल इंजीनियर हैं। रिसेंटली एक बहुत फेमस डिमोलिशन हुआ नोएडा में। जी सर। तो डिमोलिशन करते समय क्या चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, या कभी आपको भविष्य में आप किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हैं और आपको डिमोलिशन करने के लिए कहा जाए, तो आप एज अ सिविल इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखेंगे? सर अभी हाल में नोएडा में ट्विन टावर का डिमोलिशन किया गया था। एज अ सिविल इंजीनियर सर, फर्स्ट क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट है सर, तो उसका इन्वायरमेंट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसको सर नहीं, आप इंश्योर। डिमोलिशन करवाएंगे कैसे? ये तो पोस्ट डिमोलिशन जी बात कर रहे हैं ना आप। जी सर। डिमोलिशन कैसे करवाएंगे? सर ये डिपेंड करेगा कि बिल्डिंग जैसे अगर बहुत ऊंची है तो जो मान लीजिए ब्लास्ट मैटर। कंजेस्टेड जगह पे है जी जी और 10 माले की बिल्डिंग है जी सर। और आपको अब डिमोलिशन करवाना है, आप कैसे करेंगे? सर जो अभी जो हमारे ब्लास्ट मेथड से उसको डिमोलिश किया गया है उसमें सर क्विकली मतलब 10 सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। तो पूरा एक जो नेटवर्क था वायर्स का और जो भी हमारे एक्सप्लोजिव थे उनको प्रॉपरली प्लेस किया गया था। और ये इंश्योर किया गया था कि जैसे 10 माले की अगर बिल्डिंग है तो 10वां माला पहले गिरे, फिर तुरंत 9वां, फिर तुरंत 8वां, ताकि जो भी हमारा पूरा वेस्ट है, जो भी डिमोलिश्ड वेस्ट है, वो उसी जगह पर नीचे गिरते हुए आए। और सर जो आसपास की बिल्डिंग्स थी उनको ढका गया था ताकि जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उन बिल्डिंग्स में ना जाएं, जिससे उन्हें लंग्स में या अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सर। ओके। और पोस्ट डिमोलिशन वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे आप? सर पोस्ट डिमोलिशन जो वेस्ट है उसको सर रीयूज़ किया जा सकता है। जैसे बहुत सारी जगह पे जहाँ पे मिट्टी को निकाल रहे हैं फॉर अदर पर्पसेस, उसको सर भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक और ठीक ठीक। अभी रिसेंटली एक कंट्री के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। जी कौन सी कंट्री थी वो? सर अभी इजिप्ट के साथ। वेरी गुड। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं?
सर मुझे अभी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं याद है। चलिए ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी की आप बारे में आपने आपके डेफ में लिखा है, जी। क्या समझते हैं आप स्पिरिचुअलिटी से? सर वैसे तो स्पिरिचुअलिटी को तमाम फिलोसफर्स ने, तमाम रिलीजियस गुरुज ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। मेरा सर स्पिरिचुअलिटी को लेकर ये मानना है कि अपने आप को जानना और अपने आप को समझना, ताकि हम खुश रह सकें। जो भी हमारे जो हर एक के जीवन में सुख और दुख का जो साइकिल चल रहा है, उसमें सर इक्वली हम रिस्पॉन्ड दें, परेशान ना हो। तो कई सर बार ये सॉफ्ट पावर के रूप में एक इंटरनेशनल लेवल पे इसको क्लेम किया जाता है, जी पर जब खुद को ही समझना है तो फिर इसको हम लोग सॉफ्ट पावर कैसे प्रोजेक्ट करते हैं? सर सॉफ्ट पावर के तौर पे जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को जो मना रहे हैं जी। तो उसको प्रमोट किया जा रहा है सर एज अ, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग, तो चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो या इंडिया में रह रहा हो, किसी अफ्रीकन नेशन में रह रहा हो, सर हम स्पिरिचुअलिटी या योगा को प्रमोट करके उनको ये बताते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो आज हम जिस वर्ल्ड को जिस तरीके से मेनली देख रहे हैं, उसके बियॉन्ड भी है, और हम उन सारे जो उतार चढ़ाव हैं उनके बीच कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं, कैसे उनसे डील कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो सर इसलिए इसको सॉफ्ट पावर के तौर पे प्रमोट करते हैं। आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन ने ह्यूमन लाइफ को एक कमोडिटी की तरह कर दिया है? सर नॉट एग्जैक्टली, लेकिन कुछ हद तक जरूर सर। जैसे कि कुछ अगर आप उदाहरण दे पाए। सर जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ा, अब जैसे अगर हम छोटी जगहों की बात करें, हमारे कस्बे या आसपास के जो छोटे कस्बे, वहाँ पर भी सर जैसे मॉल्स बनने लग गए, या फिर जो रिटेल स्टोर्स थे, बड़े बड़े आउटलेट्स खुलने लग गए, तो उससे जो वहाँ के लोकल व्यापारी वगैरह थे, उनका जो बिजनेस था वो काफ़ी नीचे गिरा। अब जो सारा प्रॉफिट है वो 10 लोगों के में डिस्ट्रीब्यूट होने की बजाय एक में हो रहा है सर। तो सर यहाँ पर ये देखा गया कि एक मतलब जो कमोडिटी की बात थी सर, वो मतलब मटेरियलिज्म सर प्रमोट होता गया, जो हमारी आदतें थी छोटी छोटी, ग्लोबलाइजेशन उसके थ्रू सर और प्रमोट ठीक। किया गया। सर थैंक यू सर। आयुष, जी सर। आयुष आप मुझे होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेदा, इन तीनों में फर्क समझा सकते हैं? सर जो आयुर्वेदा है वो बात करता है कि हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों का जब भी इनमें असमानता आएगी, जो बैलेंस है इनका बिगड़ेगा, तो हमें कोई ना कोई दोष होगा उत्पन्न, और उससे हमें रोग होगा। जो सर होम्योपैथी है वो, और आयुर्वेदा सर मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही पुरानी पद्धति है, भारतीय चिकित्सा पद्धति है। यूनानी जो पद्धति है सर, ये हाल में सॉरी सर, होम्योपैथी जो है वो हाल में जर्मनी में शुरू हुई थी, और इसको सर थोड़ा सीडो साइंस और प्लेसबो इफेक्ट के तौर पर ज़्यादा देखा जा रहा है। और हालांकि जो उसमें इसमें सर मेन ये रीज़न रहता है कि जो भी हमारी बीमारी का कारण है, होम्योपैथी दवा से हम उस कारण को मतलब उसको और स्ट्रेंथन करके देन उसको हम पूरा रूट से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं सर। उसको स्ट्रेंथन करके फिर रूट से खत्म करते हैं? जी सर, वो जो भी कैसे होता है बीमारी ये? है वो उभर के बाहर आती है, एंड देन फिर उसको सर ट्रीटमेंट होता है। Are you sure on it? सर मैंने एक दो होम्योपैथी डॉक्टर से इस बारे में बात भी की, तो उन्होंने भी यही बताया था। ठीक है, यूनानी के बारे में बताइए। सर यूनानी को एग्जैक्टली अभी नहीं पता है। होम्योपैथी अगर आप कह रहे हैं प्लासिबो इफेक्ट पे काम करती है, तो फिर सरकार ने उसको आयुष मिनिस्ट्री में जगह क्यों दी? सर मैंने जैसे प्लेसबो इफेक्ट भी ऐसा माना जाता है सर, बट अगेन सर जैसे मैंने जो डॉक्टर से बात की और मैंने भी उस पूरे प्रोसेस जाने, उन्होंने बोला कि जो भी केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो अगेन मतलब वो तो साइंटिफिक ही हैं, क्योंकि हम उनको लेबोरेटरी में बना रहे हैं एंड देन उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सर अभी मैं इस पर कंक्लूड नहीं कर होम्योपैथी पा में शुगर पिल्स क्यों यूज की जाती है? उसके पीछे कोई खास वजह है? सर उसका सर एक रीज़न ये है कि जो भी दवा जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी, उसका टेस्ट काफ़ी तीखा सा होता है, तीक्ष्ण होता है। तो सर उन्होंने बोला था कि ये यूज़ किया जाता है इसको, और सर उसको डाइल्यूट भी कर देते हैं उससे। आप उत्तर प्रदेश से हैं। जी उत्तर प्रदेश की कुछ दो सामाजिक और दो आर्थिक समस्याएं बताइए। सर सामाजिक क्षेत्र में सर क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, और दूसरा सर जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत नहीं है। और सर हाल के सालों में जो
नशावृत्ति है युवाओं में उत्तर प्रदेश में, और सोशल मीडिया के प्रति जो एडिक्शन है सर वो काफ़ी बढ़ा है। आर्थिक समस्याओं की अगर बात करें सर, तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है सर वो काफ़ी कम है, और जिस अनुपात में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। और उसके अलावा सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी हाल के सालों में बढ़ रहा है, बट अभी तक उतना नहीं है जितना पोटेंशियल हमारा है सर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात की आपने, जी इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस बहुत अहम है, जी क्या फर्क है दोनों में? सर, बैकवर्ड लिंकेजेस में कि जो भी हमारी यूनिट है वहाँ तक जो रॉ मटेरियल जो ला रहे हैं, तो उस पूरा जो प्रोसेस है कि किसान है उसमें उसमें मिडल मैन्स भी इन्वॉल्व है, उसमें मंडी इन्वॉल्व है, और लाने की लॉजिस्टिक्स। और सर फॉरवर्ड लिंकेजेस में कि एक बार प्रोडक्ट जब बन गया तो उसको मार्केट करना है, उसको पैकेज करना है, उसको फिर अगेन मार्केट तक कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है, तो वो फॉरवर्ड लिंकेजेस में है। मैथमेटिक्स आपका ऑप्शनल है। जी सर। मैथमेटिक्स को हम आध्यात्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? सर मैथ्स जो सर अध्यात्म है उसके कोर में सर जिज्ञासा है, मतलब हमारी जानने की इच्छा, चाहे वो खुद के बारे में हो या प्रकृति के बारे में हो। सिम और जो जान रहे हैं सर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम सिर्फ उसको डिस्कवर कर रहे हैं। सिमिलरली मैथ्स में भी जो भी हमारे नेचुरल लॉज हैं, हम उसको मैथ्स के थ्रू डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें पैटर्न है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर हैं, बट अगेन हम उसको अपना एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं तो सर वो फाइंड आउट कर पाते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जी इन दोनों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताइए मुझे। सर, जैसे इंटीग्रेशन है तो उसका यूज़ मेनली हम लोग चाहे वो एरिया कैलकुलेट करने में, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, तो सर वहाँ पर हम लोग उसका प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं। एंड डिफरेंशिएशन का अगेन कि स्लोप, वो स्लोप की जो वैल्यू है उसको बताता है, तो सर वो भी अगेन कंस्ट्रक्शन में काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम सब कुछ बाइनरीज में देखते हैं, 1 और 0 में, या कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में हम सब कुछ 1 और 0 में देखते हैं। जी क्या आपको लगता है दुनिया सच में उस तरीके से काम करती है 1 और 0 में? सर, मुझे लगता है कि 0 और 1 में जो बाइनरी है सर वैसे काम नहीं करती है। उसके बीच की भी वैल्यू, जैसे अब ये हाल के सालों में जो क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स की है, तो वो सर 0 और 1 दोनों के बीच की वैल्यू लेता है, और जो हमारे ऑपरेशंस, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे कंप्यूटर साइंस में, उनको और भी तेजी से परफॉर्म करता है। आपने फिबोनाची सीरीज के बारे में सुना है? जी सर। उसमें और गोल्डन रेशियो में क्या रिलेशन है? सर, जो फिबोनाची सीरीज है कि 1 1 2 3 5 8, जो भी हमारी दो संख्याएं हैं उसका अगली संख्या उन दोनों का जोड़ है, तो सर अगर हम उनका रेशियो लें तो सर वो गोल्डन रेशियो पे कन्वर्ज होता है। और गोल्डन रेशियो की सिग्निफिकेंस क्या है? सर गोल्डन रेशियो की सिग्निफिकेंस नेचर के पर्सपेक्टिव में या इवन ह्यूमन जो बॉडी है उसके पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम पाइनएप्पल्स की बात करें तो उसमें जो पैटर्न्स हैं वो फिबोनाची सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। फ्लावर्स में जो पेटल्स हैं उसकी वो फिबोनाची सीरीज। इवन सर हमारी बॉडी में भी हमारे जो एंकल तक की जो हैंड की लेंथ है से हमारा जो पूरे हैंड की लेंथ है वो भी अगेन जो गोल्डन रेशियो सर उसके इक्वल होती है सर। गुड। विवेकानंद समिति के हेड रहे हैं आप? जी सर। क्या काम था उन समिति का? सर, मैं जो आईआईटी कानपुर में विवेकानंद समिति सबसे पुराना क्लब था, और उसका मेन काम था कि जो स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं उनको कम्युनिटी के बीच प्रचारित और प्रसारित करना। साथ ही मेडिटेशन सेशंस वीकली सर हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे। 12 जनवरी को सर विवेकानंद यूथ लीडर कन्वेंशन का ऑर्गेनाइजेशन होता था, और एक समिति की लाइब्रेरी थी जहाँ पर उसका मैनेजमेंट करना, और सर लेक्चर्स और टॉक्स उनको ऑर्गेनाइज करना सर। विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी, इन दोनों के विचारों में कहीं कोई असमानता है? सर राम स्वामी विवेकानंद जी की जो वो हर एक चीज़ को एक क्यूरियस थे, और वो हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते थे, और क्योंकि वो शुरुआत में ब्रह्म समाज से जुड़े रहे थे, तो जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुँचे
तो उन्होंने उनको काली माता का बारे में बताया कि वो उनके उपासक हैं, उन्होंने उनसे बात की है। और स्वामी विवेकानंद जी को ये सारी बातें झूठी लगी, उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया और वो हर एक तरीके से उनको क्वेश्चन करते रहते थे। नहीं, मैं ये मग- कहना चाहता हूँ कि जब स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ जी सर। रामकृष्ण परमहंस से, उसके बाद जो ज्ञान उन्होंने प्रोपोगेट किया वर्ल्ड ओवर, उसमें और रामकृष्ण परमहंस के विचारों में कोई मतभेद है? सर मैं समझता हूँ कि मतभेद तो नहीं है, बट सर अप्रोचेस जरूर डिफरेंट थी, क्योंकि परमहंस जी मूर्ति पूजक थे और वो रिचुअल्स जो कर्मकांड थे उनमें विश्वास रखते थे, जबकि स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि रेशनलिस्ट और जो आउटलुक था उनका, मतलब वो अध्यात्म की ओर ज़्यादा उन्मुख थे। हम्म, आप अध्यात्म और विज्ञान में रुचि रखते हैं, जी सो आप मुझे बताइए कि आप है कौन? आप आत्मा है? आप आपके जो शरीर है वो आप है, या फिर आप जो आपका मन है वो है, सर। या इन तीनों का समन्वय? जी सर, अभी तक की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक तो मैं तीनों का समन्वय उसी तौर पर अपने आप को देखता हूँ सर। हम्म, लेकिन एक सेगमेंट ये भी है आध्यात्म में जो ये मानता है कि ना आप आपका मन है, ना आप शरीर है, ना आप आत्मा है, जी आप वो हैं जो तीनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं सर। सर अभी मैं इस बारे में सिर्फ अभी पढ़ना और समझना शुरू किया, कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं इधर के सालों में। द्वैत और अद्वैतवाद, जी आप किसको समर्थन देते हैं? सर मेरा मानना है कि हम एक जो अद्वैत, कि हम जो जगत को मिथ्या माना गया है उसमें, और ये बोला गया कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और हम उसी में हमें मिलना, जो मोक्ष की प्राप्ति जो बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि सर हम सभी, जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो किसी लार्जर कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है, और जो हमारे फॉर्म है वो डिफरेंट है, बट हम लोग जो कोर है हमारा वो सेम है सर। आप अध्यात्म को कैसे यूज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में? सर अध्यात्म सर हमें एक आउटलुक, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। वो एक जो भी, जैसे हम एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जब हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उन सब में एक आध्यात्मिक दृष्टि हमें उन सब के बीच में काम रखती है, एक हमें सोचने का एक नया नज़रिया देती है। और सर साथ ही साथ ये नैतिकता और जो हमारा क्या आपको लगता है कि मेडिटेशन को कंपलसरी कर देना चाहिए स्कूल में? सर अगेन कंपलसरी का, सर मुझे लगता है कि इसको सिखाना चाहिए, ना सिर्फ स्कूल के बजाय सर हम इसको घरों में प्रमोट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, सोसाइटी में, सोसाइटी लेवल पे स्कूल में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर कर सकते हैं, मतलब सर, बट कंपलसरी अगेन सर उसके पहले एक कंसेंसस को इस्टेब्लिश करना चाहिए, देन सर हम लीगल बैकिंग के लिए जाएं सर। ठीक। थैंक यू सर। तो ये चर्चा आगे लेते हुए, क्या सब धार्मिक लोग आध्यात्मिक होते हैं? नहीं सर। क्या आध्यात्मिक लोग धार्मिक होते हैं? सर एक्चुअली जो धर्म और अध्यात्म है, तो सर दोनों में काफ़ी समानता है, और जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है उसमें अध्यात्म एक कोर एलिमेंट है सर, बट अध्यात्म में धर्म सर कोर एलिमेंट नहीं है सर। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि धार्मिक कौन है, आध्यात्मिक कौन है? सर जो अभी का मॉडर्न हम धर्म देख रहे हैं उसमें जो कर्मकांड और रिचुअल्स और जप आदि मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऊपर ऊपर सर धार्मिक प्रवृत्ति मानी जाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति सर एक चिंतन सिर्फ कर रहा है, या फिर वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, जो मेडिटेशन के तमाम तरीके हैं कि हमें ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, तो सर जरूरी नहीं कि वो किसी ईश्वर में विश्वास क्या रखता धर्म हो। के बिना अध्यात्म हो सकता है? सर प्रिंसिपली नहीं सर, नहीं हो सकता। प्रिंसिपली नहीं सर, क्योंकि मैंने कुछ किताबें पढ़ी इस बारे में थी, उसमें ये कहा गया था कि जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है वो जो अध्यात्म है उसी को लेकर है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे समाज हमारा आगे बढ़ा समय के साथ, कुछ अलग रीतियाँ उसमें नई आ गई कि अब हम धर्म और अध्यात्म को अलग अलग देखते हैं सर। बट जैसे जैसे धर्म के बढ़ता जाता है तो दायरा जो होता है साइंस का वो कम होता जाता है, ऐसे दिखा है इतिहास में। ऐसे क्यों हुआ है? सर इसका रीज़न यही रहा कि जो प्रमोट किया गया जो धर्म को एक फेथ के तौर पर, उसमें ये बोला गया कि हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ सत्य हैं वो सत्य हैं, हम उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे। जबकि जो विज्ञान, जो हमारा अभी मॉडर्न विज्ञान है, उसमें
हम हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते हैं और उसका जो पीछे कैसे वो सच है या नहीं है उसको Exact तो जानने एक दूसरे के खिलाफ है। सर धर्म और विज्ञान एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, मगर सर अगेन जो अभी हमारी धर्म की जो समझ बढ़ी या जो समाज में जिस तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ सर, उस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हमने देखा इतिहास में आए हैं सर। ओके, तो और समझ बढ़ाने की जरूरत है हमें। सर लोगों को बिल्कुल सर धर्म को भी और विज्ञान को दोनों को क्योंकि सर जो धर्म हमारे इतने सारे सिद्धांत हैं, हमारे इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो सभी आए ही इसी से हैं कि हम हमेशा क्वेश्चन कर रहे थे, हम हमेशा क्या और दूसरा आउटलुक हो सकता है, क्या दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है। ये विवेकानंद को नव हिंदुत्व के संस्थापक कहा जाता है, तो क्या ये सही है? सर उन्होंने निश्चित तौर पर जो जैसे उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में वहाँ पे भी हिंदू धर्म के एक नव हिंदुत्व क्या है? सर मैंने नहीं पता सर मुझे। ओके, उन्होंने एक मैगजीन निकालते थे, कौन सा मैगजीन निकालते थे विवेकानंद? सर प्रबुद्ध भारत। करेक्ट। प्रबुद्ध क्या है? सर प्रबुद्ध मतलब इंटेलिजेंट, मतलब वो व्यक्ति जो अपनी बुद्धि इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो मूर्ख अच्छा होता है या नास्तिक अच्छा होता है? ऐसा सॉरी मूर्ख आदमी अच्छा होता है या नास्तिक अच्छा होता है? सर मुझे लगता है कि अच्छा तो सर कोई भी हो सकता है। दोनों में से कौन ठीक है? सर अगेन डिपेंड करता है कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट। मूर्ख भी चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा सर, अगर वो नैतिक है, हो सकता है उसको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो और हम उसको उस पैमाने पर मूर्ख बोल रहे हैं, मगर अगेन वो नैतिक है, वो अच्छे काम कर रहा है, तो सर क्या नास्तिक नैतिक नहीं हो सकता है? नास्तिक भी नैतिक हो सकता है सर। इसीलिए मैंने कहा कि दोनों ही सर, कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट डिपेंड करेगा। नास्तिक व्यक्ति भी बहुत अच्छे काम कर सकता है बट आस्तिक व्यक्ति बहुत बुरे काम भी कर सकता है, तो ये कहना कि कौन सा व्यक्ति सबसे सही है सर, ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। आपने आईआईटी से सिविल किया है जी। और आप सिविल सर्विस में आ रहे हैं, तो आपको लगता है वो डिसीजन गलत था आपका आईआईटी में जाने का? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? सर फर्स्ट जो सिविल सर्विसेज की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। दूसरा सर जो 12th के बाद बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी ग्रेजुएशन की सर, वो आईआईटी था सर। तो मैंने सर उसका एग्ज़ाम दिया और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं उसको क्वालिफाई कर पाया और आईआईटी कानपुर जैसे दूसरे कोई सीट लेके अच्छा काम करता, अच्छा कंस्ट्रक्शन करता, आप तो अभी ये नहीं करने वाले हैं ना? सर बिल्कुल मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, बट सर एज अ सिविल सर्वेंट सर मुझे लगता है कि एक जो सिविल इंजीनियरिंग के तौर पर जो मेरी समझ है, एक इंजीनियर के तौर पर जो मेरी समझ है, जो मेरा वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू जो मेरा विकास हुआ, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को होल्ड करने का मौका मिला सर, तो निश्चित तौर पर सर मैं एक बेहतर रोल प्ले कर पाऊँगा सर। ठीक, थैंक यू सर। ओके आयुष, थैंक यू आयुष। थैंक यू। हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे कुछ देर बाद फॉर फीडबैक। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू।